दोस्तों, अमेरिका में 5 जो साइंटिस्ट हैं इनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। ये सभी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि इंसान का कर्म लौट कर आता है और कर्म इस तरीके से लौटा है अमेरिका के पास में कि अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ये बताया जाता है कि उनको गायब करने के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। कई बुक्स के अंदर कई बार जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन अब अमेरिका के ही 5 साइंटिस्ट जो है वो गायब हो चुके हैं। सबकी डेट्स भले ही अलग हो, लेकिन जुड़े हुए सारे एक ही प्रोग्राम से थे। आज हम लोग बात करेंगे इन साइंटिस्ट के बारे में कि इनकी डेथ कैसे हुई, ये क्यों अपने सेम पैटर्न इनके अंदर फॉलो हुआ। मतलब ये घर पे आते हैं और घर पर आने के बाद अपना पर्स रखते हैं, गाड़ी की चाबी रखते हैं, केवल एक पिस्टल जो है अपने साथ में रखते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। सभी का सेम पैटर्न है। इसी पैटर्न के अंदर सबकी मौत होती है और पांचों के पांचों जो साइंटिस्ट थे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। एक स्टोरी लाइन मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको पता है कि अमेरिका के 5 साइंटिस्ट गायब हो गए। तो ये बड़ी सरप्राइज हुई, नहीं मुझे तो नहीं पता है, मैं पता करके फिर बताऊंगी। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर बैठने वाली लेडी, उसको ये पता ही नहीं है कि अमेरिका के 5 साइंटिस्ट गायब हो चुके हैं। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग थिंग है। दोस्तों, हम लोग दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। फिर हम लोग चलेंगे अमेरिका के ऊपर। कंट्रीज फर्स्ट, पहले हम लोग अपने देश के बारे में बात करेंगे। होमी जहांगीर भाभा, जिनकी मृत्यु जो है वो 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी को हुई 1966 में। ठीक है, अब इससे 3 महीने पहले ही, बिफोर 3 मंथ्स, होमी जहांगीर भाभा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो मैं महज और महज 18 महीनों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता हूं। ये बात होमी जहांगीर भाभा ने पब्लिकली जो है अनाउंस कर दी थी। अब अमेरिका 1945 के अंदर परमाणु शक्ति बन चुका था, न्यूक्लियर पावर बन चुका था। उसके बाद में 1964 के अंदर चाइना और रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल की, उन्होंने अपना करतब दिखाया। बारी अब भारत की थी और भारत के अंदर एक साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा। अब ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को पब्लिकली कह दिया था कि मैं परमाणु बम बना सकता हूं, मुझे केवल 18 महीने चाहिए अगर मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है उसके बाद में 24 जनवरी 1966 को इनका प्लेन एयर इंडिया 101 उड़ान भरता है बॉम्बे से, और बॉम्बे से उड़ान भरने के लिए वो जाता है न्यूयॉर्क की तरफ। लेकिन बीच में यूरोपियन, यानी कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली एक माउंटेन रेंज है, माउंट ब्लांक। ठीक है, उस पर्वत श्रेणी के ऊपर जाकर यह प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें होमी जहांगीर भाभा मारे जाते हैं। अब अचानक से डेथ हो जाना और इतने सारे लोग एक साथ मारे जाना, यह बड़ा रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हुई। ठीक है, अब यह सब कुछ चल रहा था। 2008 में एक बुक पब्लिश होती है, उस बुक के अंदर यह लिखा गया कि सीआईए ने कहीं ना कहीं इस प्लेन को टेक्निकली हाईजैक किया और उसको क्या कर दिया, वहीं पे क्रैश करवा दिया, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए कि प्लेन के जो सिग्नल्स हैं वो बात करना चाह रहे हैं किसी एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि हमको कहां पर लैंड करना है, और वो अथॉरिटी के पास में सिग्नल पहुंचते ही नहीं है, वो परमिशन मिल ही नहीं पाती है, तो सिग्नल को कहीं ना कहीं ब्रेक करके, ब्लॉक करके हो सकता है कि डाइवर्ट किया जाए और वहां पर जो टेक्निकल कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको ट्रैक करके उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी जाए, जिससे ये प्लेन क्रैश हो सकता है। एक ये कयास लगाया गया और 2018 में 8 के अंदर ये किताब जो है पब्लिश होती है। 2017 के अंदर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले एक पर्वतारोही थे, उन्होंने कहा कि मैंने उस जगह को इन्वेस्टिगेट किया, मैं गया उस जगह पर, माउंट ब्लैंक जहां पर था मैं गया वहां पर, और मैंने देखा
कि वहां पर प्लेन के कुछ टुकड़े गिरे हुए हैं, लेकिन वहां पर एक ही प्लेन के टुकड़े नहीं थे, वहां पर एक और प्लेन के टुकड़े थे। तो उन्होंने कहा कि जिस समय होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन में सवार थे, उनका प्लेन अकेला नहीं था, दूसरे प्लेन से टक्कर हुई और फिर ये क्रैश हुआ। दूसरा कंसेप्ट ये निकल कर आता है। लेकिन आज भी ये मौत जो है रहस्यमय बनी हुई है। कहते हैं कि सीआईए का इसके अंदर हाथ माना जाता है। चलो अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका के अंदर ये जो लेबोरेटरी आप लोग देख रहे हैं, जिसने दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम बनाया, ये जो लेबोरेटरी है इसका नाम है लॉस आलमोस नेशनल लेबोरेटरी। इसके अंदर दुनिया का पहला परमाणु बम बना। लेकिन जैसे ही लेबोरेटरी यहां पर काम करती है तो आसपास के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशंस फैलती हैं, जिनसे कैंसर होने का खतरा रहता है। और 2021 के अंदर वहां पर जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने कहा, पर्यावरणविद जो थे उन्होंने कहा कि यार इस लैब को बंद करो, यहां के आसपास के लोग जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लैब काम कर रही है। दूसरी मतलब यहां से एक साइंटिस्ट गायब हुआ है, मतलब मैं आपको वो लैब्स बताने वाला हूं जैसे यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाए जाते हैं। इस लैब से साइंटिस्ट गायब हुए। दूसरी लैब है नासा की जेट प्रोपल्शन लैब, जहां पर जितने भी जेट्स होते हैं, है ना, जो कि नासा के लिए काम करते हैं, उनका यहां पर इन्वेंशन किया जाता है। एक साइंटिस्ट जो है यहां से गायब हो गए। ठीक है। तीसरी जो लैब है वो है प्लाज्मा लैब। प्लाज्मा लैब से भी एक साइंटिस्ट गायब हो गए। मतलब ये लिस्ट जो थी वो छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 5-6 साइंटिस्ट जो है उनकी स्टोरी कवर की है, आगे मैं बताने वाला हूं आपको। तो ये जो प्लाज्मा लैब थी, इसका इस्तेमाल हो रहा था कहीं ना कहीं, ये मान के चलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड था। हम लोग नहीं जानते कि क्या किस तरीके से ये इस प्रोग्राम को रन कर रहे थे। लेकिन प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज ए फिफ्थ स्टेज ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग 3 स्टेज जानते हैं, है ना, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में 4th स्टेज और एक होती है 5th स्टेज। जैसे सूर्य के ऊपर प्लाज्मा रेज जो है वो बनती है। प्लाज्मा जैसे गैस होती है, उस गैस को आप इतना हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दो कि वो प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए। तो वहां पर ही ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, वहां से भी साइंटिस्ट गायब हो गए। तो ये 3 लैब थी, बहुत महत्वपूर्ण। अब इन व्यक्ति के बारे में सुनिए, मैं आपको 3-4 स्टोरी बताऊंगा जो कि काफी अच्छी रहेगी और आपको रिलेट करने में आसानी रहेगी। विलियम नील मैक्सलैंड इनका नाम है। एयरफोर्स जनरल रिटायर थे, जिन्होंने नासा की जेट प्रोपल्शन लैब जो है इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन अचानक से ये घर पर रहते हैं और घर पर सब कुछ छोड़कर, अपने वॉलेट, गाड़ी की चाबी, सब कुछ छोड़कर केवल एक पिस्टल इनके पास में थी और घर से बाहर निकल जाते हैं और पता नहीं आज तक कहां चले गए। ये पहले साइंटिस्ट थे जो कि कहां चले गए थे, पता नहीं कहां चले गए, है ना, मैं भी बता नहीं सकता कहां चले गए। ये है मोनिका रेजा, जो कि एक नए मेटल की खोज में थी। मतलब इनको ये लगता था कि मैं एक नए मेटल की खोज कर सकती हूं। उस मेटल का नाम जो है वो भी बड़ा गजब है। देखिए, वो जो मेटल था जिसको कहा जाता सुपर अलॉय, मॉन्डेलॉय। तो व्हाट इज मैंडोलॉय? तो ये एक मेटल था, इसका नया इन्वेंशन चल रहा था। और इन्वेंशन चलते चलते क्या हुआ, मोना रेजा जो कि अपने दोस्तों के साथ में पहाड़ियां घूमने के लिए गई थी, सब कुछ घर पर ही था, मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी, वही पैटर्न, सब कुछ घर पे, केवल शरीर वहां पर गई और दोबारा लौटकर नहीं आई। ये भी उसी लैब के लिए काम कर रही थी जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे। ठीक है। अब इनकी जो डेथ है वो होती है जून 2025 के अंदर। इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे इनकी डेथ होती है फरवरी 2026 के अंदर। ठीक है। तीसरे हम लोग साइंटिस्ट के ऊपर चलते हैं और वो है स्टीवन गार्सिया। ये साइंटिस्ट नहीं थे, बेसिकली गवर्नमेंट के ठेकेदार थे, टेंडर लिया करते थे। लेकिन वो टेंडर्स किसके हुआ करते थे? न्यूक्लियर जो लेबोरेटरी थी वहां पर जितना भी मटेरियल आता था उसके ये ठेके लिया करते थे। अब इनके साथ में भी ऐसा ही होता है। ये भी घर पे आते हैं, सब सामान घर पे छोड़ते हैं, एक पिस्टल लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले गए, है ना।
आप मुझसे पूछेंगे कि कहां चले गए, मुझे पता नहीं कहां चले गए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो भी आज तक ऐसे लिखते हैं कि पता नहीं कहां चले गए। ये जो है लेडी 54 इयर्स इनकी एज है, मेलिसा कैसियास इनका नाम है। ये अपने हस्बैंड के साथ में उसी लैब के अंदर काम करती थी जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। दोनों साथ उस लैब के अंदर जाते हैं और फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं घर पर कुछ सामान भूल कर आ चुकी हूं, लैपटॉप वगैरह कुछ भूल कर आ चुकी हूं। ये वापस से गाड़ी से अपने घर पर आती है। इनको लगता है कि मैं अब घर पे ही काम कर लेती हूं, क्या ही करूंगी वापस जाकर। और जब घर से काम करने का डिसीजन लिया, उसके महज 1-2 घंटे बाद में ये सब सामान छोड़कर वही सेम पैटर्न, गाड़ी की चाबी, वॉलेट, आईडी प्रूफ सब कुछ छोड़ दिया, एक पिस्टल हाथ में ली और घर से चली गई। पता नहीं कहां चली गई, है ना। तो ये घटनाएं जो है अमेरिका के अंदर घटित हो रही हैं। टोटल 5 साइंटिस्ट, मैंने फिर भी आपको एग्जाम्पल ही यहां पर लिया है। लिस्ट बहुत लंबी थी, समय बहुत कम था, लेकिन इस लिस्ट के अंदर ये सभी लोग जो है शामिल थे और सभी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। तो अमेरिका के अंदर ये सभी साइंटिस्ट जो है गायब हो गए। अब किसका हाथ है, कोई नहीं जानता है कि ये आखिरकार चले कहां पर गए। हर व्यक्ति किसी ना किसी खोज में निकला हुआ था और सभी का सेम पैटर्न था। अब इसके अंदर 2 कंक्लूजन सामने निकलकर आते हैं। पहला तो कंक्लूजन ये है कि क्या अमेरिका ने इनके ऊपर ये दबाव बनाया कि आप जब भी, मतलब आप जो है इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका कुछ और इनसे चाह रहा हो। अमेरिका ये कह रहा हो कि भाई इस न्यूक्लियर बॉम्ब को और जबरदस्त बनाओ, ये लोग मानवता के खिलाफ हो रहे हो कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तभी अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़कर अकेले बाहर निकले और सभी का सेम पैटर्न। हो सकता है कि अमेरिका ने कहा हो, अमेरिका ने दबाव बनाया हो कि तुमको एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाए। तो ये लोग बड़ा सख्ते के अंदर होंगे कि यार ऐसा कैसे कर दें हम लोग, कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं ना, है ना। तो इनको ये लगा होगा और इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया होगा। ये पहला है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि अमेरिका का हाथ ना हो इसके अंदर, खुद के वैज्ञानिकों को ही खत्म करने के अंदर कोई दूसरी एजेंसी हो इसके अंदर और उन्होंने इनको इतना बड़ा पैसा दे दिया हो जिससे खुद ही इस प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार हो, कोई बड़ी फैमिली सिक्योरिटी दी गई हो, कुछ भी कहा। मतलब मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं कि ये रीजंस हो सकते हैं इसके अंदर। नहीं तो अचानक एक वैज्ञानिक रहस्यमय ढंग से सेम पैटर्न के अंदर क्यों ही गायब हो जाएगा। मतलब पहले पैटर्न बताया गया कि आपको ऐसा करना है और सबके लिए सेम पैटर्न। हाँ, ये है कि सबके लिए एक ही व्यक्ति जो है, एक ही एजेंसी वो जिम्मेदार हो सकती है। तो पहले तो हमको होमी जहांगीर भाभा का आंसर चाहिए कि वो कहां गए, है ना। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं तो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, फिर भी हमने 1974 के अंदर, 1999 के अंदर एक्सपेरिमेंट किए ही, रुके नहीं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस। अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए मैंने टेक्निक्स बताई। साथ ही में आप दूसरा चैलेंज 75 डेज का और हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है कि जब तक आप इस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक आपको रियलिटी पता नहीं लगेगी। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।